नमस्कार। कभी कभी ना एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, एक खत, हमारी पूरी जिंदगी का मतलब ही बदल सकता है। आज हम तेमसुला आओक की ऐसी एक बहुत पावरफुल कहानी द लेटर को समझने वाले हैं। ये कहानी हमें सीधे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उन मुश्किल हालातों में ले जाएगी जहां इंसानियत की, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, वो कौन सी हद होती है, वो कौन सा मोमेंट होता है जब एक मजबूर इंसान, एक विक्टिम, दूसरों की नजरों में अचानक से विलन बन जाता है। ये सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है और हम साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कहानी में गहराई से उतरने से पहले इसकी जो लेखिका हैं तेमसुला आओ, उनको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वो सिर्फ एक राइटर नहीं थीं, बल्कि उन्होंने अपनी नागा कम्युनिटी की कहानियों, उनके दर्द, उनकी संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने रखा। उनकी लिखाई हमें उन आम लोगों की आंखों से उस मुश्किल दौर को दिखाती है जो बंदूक और राजनीति के बीच बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए कल्पना करते हैं, नागालैंड का एक गांव है। एक तरफ खूबसूरत पहाड़ हैं और दूसरी तरफ डर का साया। यहाँ के लोग, आप समझिए, दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं। एक तरफ हैं बागी गुट और दूसरी तरफ हैं सुरक्षा बल। हर एक दिन एक नई अनिश्चितता, एक नए डर के साथ शुरू होता है। और इसी तनाव भरे माहौल में एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जो गांव वालों के बरसों के सब्र का बांध तोड़ देता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहां लोगों को अपनी इंसानियत की सीमा को लांघना पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दोस्त से। गांव वाले अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा पहले ही एक बागी गुट को टैक्स के नाम पर दे चुके हैं। अब देखिए, ये कोई सरकारी टैक्स नहीं है, ये तो डर की कीमत है जो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए चुकानी पड़ती है। तो जाहिर है, अंदर ही अंदर गुस्सा और लाचारी दोनों उबल रहे हैं। वो लोग इस सदमे से बाहर भी नहीं आ पाए थे कि गांव की धूल भरी सड़क पर एक और साया नजर आता है। एक अकेला आदमी और उसके कंधे पर एक बंदूक। उसके आते ही ना हवा में बातें रुक जाती हैं, बच्चे डर कर घरों में छिप जाते हैं और एक अनकहा सा डर पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। वो आदमी सीधा गांव के मुखिया के घर पहुंचता है और एक और मांग रख देता है, इमरजेंसी टैक्स। ये शब्द गांव वालों के जख्मों पर नमक की तरह लगते हैं। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रह गई थी, ये उनके आत्मसम्मान पर एक और हमला था। और उनकी जो हताशा थी ना, वो अब गुस्से की आग में बदलने लगी थी। और बस वही एक पल था। बरसों का दबा हुआ गुस्सा, वो लाचारी, वो अपमान, सब कुछ एक साथ फूट पड़ता है। गांव वाले अब और पीड़ित बने नहीं रहना चाहते। वो हाथों में जो कुछ भी आता है, लाठी, पत्थर, उसे लेकर उस अकेले आदमी पर टूट पड़ते हैं। और उस सामूहिक उन्माद में एक जान चली जाती है। हिंसा का शोर जब थमता है ना, तो उसके बाद जो खामोशी छाती है, वो और भी ज्यादा भयानक होती है। और उसी खामोशी में गांव वालों को उस आदमी की लाश के पास कुछ ऐसा मिलता है जो उनके किए पर एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। कहानी अब एक त्रासदी में बदल जाती है। एक पल के लिए आप खुद सोचिए, उन्हें क्या मिला होगा? क्या उसकी जेबें नोटों से भरी थीं? या कोई खतरनाक हथियार? या शायद किसी बागी गुट का पहचान पत्र? गांव वालों ने भी शायद कुछ ऐसा ही सोचा होगा। नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं मिला। उन्हें मिली तो सिर्फ एक चीज, उसकी जेब में रखा हुआ एक मुड़ा-तुड़ा पुराना सा खत। सिर्फ एक मामूली सा कागज का टुकड़ा जो उस आदमी की पूरी सच्चाई को और गांव वालों के गुनाह को एक ही झटके में उनके सामने ले आता है। और यही खत इस कहानी का दिल है। वो खत जो उस आदमी को दुश्मन से कुछ और ही बना देता है। उस बंदूक के पीछे छिपे हुए इंसान की असली कहानी अब सामने आने वाली थी। उस खत में लिखा था, पिताजी प्लीज मेरे एग्जाम की फीस के पैसे भेज दीजिए। अगर आप नहीं भेज पाए तो मैं इम्तिहान में नहीं बैठ पाऊंगा। यह खत उसके बेटे का था। वो आदमी कोई बागी नहीं था, वो एक मजबूर बाप था जो अपने बेटे के भविष्य को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, यहाँ तक कि गलत रास्ता अपनाने को। तो आप जब पूरी कहानी हमारे सामने है, तो चलिए इसके पन्ने पलटकर इसके और गहरे मतलब को समझते हैं। ये कहानी सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है, ये हमें इंसानियत और हमारे हालातों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी का जो पहला और सबसे बड़ा सबक है, वो है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। मतलब जो जैसा दिखता है वो अक्सर वैसा होता नहीं है। गांव वालों को क्या दिखा? एक दुश्मन, एक बंदूक वाला गुंडा। लेकिन असल में वो कौन था? एक मजबूर बाप जो खुद हालातों का शिकार था। जरा सोचिए, क्या हम भी अपनी जिंदगी में लोगों को अक्सर उनके बाहरी रूप से ही नहीं आंक लेते? और यहीं से शुरू होता है द साइकिल ऑफ वायलेंस, यानी हिंसा का एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता।
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे हिंसा ने और हिंसा को जन्म दिया। पहले बागियों ने उस बाप को अपना शिकार बनाया, फिर उस बेबस बाप ने गांव वालों को शिकार बनाने की कोशिश की, और आखिर में उन बेबस गांव वालों ने उस बाप को मार डाला। इस चक्र में हर कोई हारता है, जीत किसी की नहीं होती। और ये हमें कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर लाता है, मॉरल एम्बिग्विटी। इसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां सही और गलत के बीच की जो लकीर है ना, वो बिल्कुल धुंधली हो जाती है। आप ही बताइए, क्या हम उस बाप को गलत कहेंगे जो अपने बच्चे के लिए जुर्म कर रहा था, या फिर उन गांव वालों को जिन्होंने सिर्फ अपनी रक्षा में एक जान ले ली? ये कहानी हमें कोई आसान सा जवाब नहीं देती, बल्कि हमें ऐसे ही असहज सवालों के साथ छोड़ जाती है। अगर हम किरदारों को देखें तो हर किसी की कहानी अपने आप में एक त्रासदी है। वो बाप जो अपने बच्चे के प्यार में अंधा होकर अपराधी बना, वो उन्हीं लोगों के हाथों मारा गया जो उसी की तरह पीड़ित थे। वो गांव वाले जो सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहते थे, अनजाने में हत्यारे बन गए। और वो बेटा जिसके बेहतर भविष्य के लिए ये सब कुछ हुआ, उसी की उम्मीद भरी चिट्ठी अपने बाप की मौत का फरमान बन गई। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाकर जाती है? पहली बात, ये हमें याद दिलाती है कि हिंसा के चक्कर में कोई भी विजेता नहीं होता। दूसरी, ये हमें चेतावनी देती है कि जब हम किसी पर दुश्मन का लेबल लगा देते हैं तो हम अक्सर उसके पीछे के इंसान को देखना ही भूल जाते हैं। और सबसे बढ़कर, वो एक खत हमें सिखाता है कि हर हिंसा के पीछे एक मानवीय कहानी छिपी होती है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। इस कहानी में असली दुश्मन कौन था? वो बाप, वो गांव वाले, या फिर वो पूरा सिस्टम, वो हालात जिसने इन सबको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।